ओके जी, दीज आर द फिनोमेना दैट हैव नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन की भी हमने बात की है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की है, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात की है, क्वांटम इफेक्ट की बात की है और पेयर प्रोडक्शन की बात की है। लेकिन मैक्स प्लैंक ने जो क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई लाइट की, उससे फिर फर्दर पहले उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, फिर फर्दर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इन सब की एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉसिबल हो गई। अब हम ये बात करें कि जब भी हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं या जब भी हम किसी वेव की बात करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेव फंक्शन का सहारा लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आपके पास बेसिकली एक जनरल रिलेशनशिप होता है दो क्वांटिटीज के दरमियान, बिटवीन टू वेरिएबल्स के दरमियान में होता है। जैसे अगर हमारे पास एक दो वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं, तो इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा दैट विल बी इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो y है दिस इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन x। और अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी दिस एफ एक्स कैन बी 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 3, मतलब कुछ भी हम यहाँ पर पुट करेंगे तो दैट विल बी द वैल्यू ऑफ y विच इज द फंक्शन ऑफ x। तो अब जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करते हैं तो हम इसी फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटम मैकेनिकली, वो हम किसी भी पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी पार्टिकल जो है वो जो मूव कर रहा है वो कहाँ होगा, या कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम लेंगे और फिर उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे। ऑपरेटर्स क्या होंगे? यानी हम देखेंगे कि मोमेंटम ऑपरेटर, एनर्जी ऑपरेटर, जिससे हम उसकी एनर्जी और मोमेंटम के बारे में पता चला सके। और जब मोमेंटम की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं पोजिशन की। तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या उसकी एनर्जी या उसका एंगुलर मोमेंटम या उसकी स्पिन मोशन, किसी भी किस्म की उससे इंफॉर्मेशन जो हमने लेनी होती है, उसके लिए पहले हमें उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ इट्स वेव फंक्शन। तो ये जो वेव फंक्शन होगा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ साई। दिस इज अ ग्रीक लेटर साई, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये जो वेव फंक्शन है वन डायमेंशन में है और लेट्स से इट इज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो और हम उसको एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम इसको साई एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वाई में है तो साई वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो साई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर वो किसी स्फेरिकल सिस्टम में मौजूद है तो फिर हम उसको आर थीटा या फाई की फॉर्म में लेंगे, और अगर वो सिलेंड्रिकल सिस्टम में है तो हम आर फाई और जेड की फॉर्म में लेंगे। और यही वेव फंक्शन अगर थ्री डायमेंशनल है, यानी हम उस पार्टिकल को एक रूम में ले रहे हैं, लेट्स से आप एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में किसी जगह पर आप पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या करेंगे? जस्ट लाइक आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे कि आप कहते थे कि जी एक पॉइंट है, एक खास जगह पर हम पोजीशन मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक ओरिजिन से स्पेसिफाई कर देते हैं, ओरिजिन से फिर हम एक्स डायरेक्शन में चलते हैं, वाई में चलते हैं, जेड में चलते हैं। इसी तरीके से अब अगर एक पार्टिकल को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एक रूम में थ्री डायमेंशनल स्पेस में, तो आप उसको साई से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस साई विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, जिस तरीके से आप वेक्टर में इसको आर लिया करते थे, पोजीशन वेक्टर। तो अब हम चलते हैं श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की तरफ कि श्रोडिंजर ने जो एक साइंटिस्ट था उसने किस तरीके से एक डिफरेंशियल इक्वेशन पेश की थी जो टाइम इंडिपेंडेंट थी और जो हमें किसी पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन जो है वो देती है। और ये जो इक्वेशन है ये फिर फर्दर हम इसको देखते हैं कि इससे हम मोमेंटम और एनर्जी दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर सकेंगे। तो उसने सपोज किया था कि आप के पास जो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो एम्पलीट्यूड ऑफ द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को और उसके कोऑर्डिनेट्स को आपस में कोरिलेट कर रहा है। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसकी हम वाइब्रेशनल मोशन को ले रहे हैं। यानी आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने क्या किया? उसको सेंटर से प्लग किया। जब आप उसको सेंटर से प्लग करते हैं तो इस तरीके से एक स्टैंडिंग वेव जो है ना वो जनरेट हो जाती है। और अगर आप उसको थोड़ा साइड से प्लग करेंगे तो ये इस वे में वेव्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। ये कहलाती है एक स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्यों है ये? पहले तो हम बात कर लेते हैं वेव के। वेव बेसिकली क्या है? आपके पास डिस्टर्बेंस इन एनी मीडियम। और फिर उसके जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक तो हमें उसका एम्पलीट्यूड मालूम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड हम कैसे मालूम करते हैं? इफ दिस इज द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से लेकर उसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसके क्रेस्ट का या ट्रफ का, वो कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। अच्छा जी, अब जो वो पोर्शन जो अबव द मीन लाइन होता है वो क्रेस्ट होता है, जो बिलो द मीन लाइन होता है वो ट्रफ होता है। और एक
ट्रफ और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है जी। और स्टैंडिंग वेव एक ऐसी वेव होती है जिसमें जब दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं तो वो इंटरफेयर करती हैं इन दिस वे कि जो क्रेस्ट है वो ट्रफ के साथ मिलता है और ट्रफ जो है वो क्रेस्ट के साथ मिलता है, तो फिर एक स्टैंडिंग वेव जनरेट हो जाती है। इस स्टैंडिंग वेव में वो पॉइंट्स जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो होता है वो कहलाती हैं नोड्स, और वो पॉइंट्स जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वो कहलाती हैं एंटी नोड्स। तो यहाँ पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेस स्ट्रिंग है जिसमें एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हुई है। क्यों हम कर रहे हैं ये सारा कुछ? क्योंकि इसी किस्म का वेव बिहेवियर जो है वो रिप्रेजेंट करेगी वो वेव जो किसी पार्टिकल के साथ टैग्ड है और वो एक स्टैंडिंग वेव की तरह बिहेव करती है। तो हम इस किस्म की वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको याद हो, आपने वेव एंड ऑसिलेशन का एक पढ़ा हुआ टॉपिक और उसमें आपने ये देखा था कि एक वेव इक्वेशन जनरेट हो जाती है। वो वेव इक्वेशन आपको कहती है कि डेल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, यानी इसकी जो एम्पलीट्यूड है वेव का, जब उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर यू स्क्वायर डेल स्क्वायर ओमेगा बाय डेल टी स्क्वायर। यहाँ पर u जो है दिस इज द फेज वेलोसिटी एंड ओमेगा इज द एम्पलीट्यूड। तो अब जो u है, इफ दिस इज कांस्टेंट, तो हम इस इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाले मेथड से कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये जो एम्पलीट्यूड ओमेगा हमने लिया हुआ है विच इज द फंक्शन ऑफ बोथ x एंड टाइम, तो उसको हम इन दिस टर्म लिख सकते हैं कि दिस इज द फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ टाइम fx एंड gt। इफ एफ एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ मतलब एक्स है तो वो सिर्फ पोजीशन को बता रहा है, और जी टी जो है ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब अलग-अलग हमने इन दोनों फंक्शंस को कर दिया है जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये इन दोनों ही किस्म के वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर भी और पोजीशन पर भी। तो स्टैंडिंग वेव के केस में हम कहते हैं कि ये जो पोजीशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम है, दिस इज इक्वल टू a sin 2 pi f t। Here t is the time dependent wave function, f is the frequency। तो f और a जो है यहाँ पर कांस्टेंट है विच इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये जो इक्वेशन वन थी ओमेगा दैट वाज द फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, उसमें gt की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम x के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो a sin 2 pi f t हमारे पास एज इट इज रहता है और ये हमारे पास करली f ओवर करली x आ जाता है। फिर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो मकसद क्या था कि इस पहली इक्वेशन के लिए हमें चाहिए कर्ली स्क्वायर ओमेगा बाय कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू और कर्ली स्क्वायर ओमेगा बाय कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम इसी इक्वेशन को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाली इक्वेशन नंबर जो 4 है, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे डिफरेंशिएट, जबकि x को हम रखेंगे कांस्टेंट। जब हम इसको टाइम के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं तो वी गेट fx और 2 पाई fa cos 2 पाई ft, क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो cos 2 पाई ft होता है और साथ में 2 पाई f आएगा। फिर हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो cos का अब बन जाएगा माइनस साइन 2 पाई ft और 2 पाई f आएगा तो इसका स्क्वायर हो गया। और इन अदर टर्म्स आप कह सकते हैं कि अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको मिली है, डबल डेरिवेटिव आपने जब टाइम के हिसाब से लिया तो दिस इज इक्वल टू माइनस 4fx पाई स्क्वायर f स्क्वायर a sin 2 पाई ft। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि थी हमारे पास कर्ली स्क्वायर ओमेगा ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर यू स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ओमेगा ओवर कर्ली टी स्क्वायर। जब हम इस इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो वी गेट सच काइंड ऑफ रिजल्ट। यहाँ से हम a sin 2 पाई एफ टी को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास कर्ली स्क्वायर एफ एक्स ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर बन जाता है 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर इंटू एफ एक्स। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी जिसमें x और t दोनों फंक्शंस थे वो सिंपली x पोजीशन का फंक्शन रह गया है। जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज रिलेटेड टू द फेज वेलोसिटी एज कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हम लेते हैं, तो u इज अगेन इज इक्वल टू एफ लैम्डा, क्योंकि स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं जिसकी कोई खास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मौजूद है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे तो हमारे पास u की जगह पर हम एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लिखेंगे, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इंटू एफ एक्स विच इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ function of x with respect to position।
अब इक्वेशन नंबर 8 जो है इसको हम देख रहे हैं, इसमें कोई टाइम का फैक्टर नहीं है, तो ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई है, जो हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि जो एम्पलीट्यूड है उसमें वेरिएशन आ रही है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन किसी डेफिनेट टाइम पर। और ये जो वेव फंक्शन है, ये आपके पास वेव मोशन जो है ये वन डायमेंशनल वेव मोशन है। इट मे बी एक्सटेंडेड टू द वेव मोशन इन 3 डायमेंशंस, अगर आप इसमें एक्स वाई और जेड सारी चीजें लेंगे। तो ये जो वेव मोशन है ये 3 डायमेंशनल को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको लें कर्ली स्क्वायर साई और डिवाइडेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, फिर कर्ली स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर वाई ओवर कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इनटू साई, वेयर साई is the wave function x, y, z. The equation 9 may also be written as del square psi is equal to minus 4 pi square over lambda square into psi, where del square is equal to del square over del x square plus del square over del y square or plus del square over del x square. Currently, sorry, partial derivatives हैं ये, partial derivative by partial x square, double partial derivative जो है x, y और z को जब ऐड करते हैं तो we get del square which is the Laplacian operator. तो ये जो इक्वेशन नंबर 10 है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है, चाहे वो न्यूट्रॉन है, चाहे वो पूरा का पूरा एटम है। ये आपके पास फंडामेंटल पोस्टुलेट है श्रोडिंगर इक्वेशन की, श्रोडिंगर मेथड की क्वांटम मैकेनिक्स में। अब ये हमने बात की कि जब आपके पास कोई स्पेस में पार्टिकल मौजूद है जिसको आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, अब यही बात अगर हम मैटर की हद तक करें तो क्या होगा। आमतौर पर आप मैटर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनीथिंग दैट टेक्स स्पेस दैट हैव मास दैट हैव सम स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो आपके पास कहलाता है मैटर। तो जब आप किसी वेव इक्वेशन को मैटर वेव्स के लिए लेंगे, और मैटर वेव्स क्या होती हैं, वो वेव जो टैग्ड हैं किसी भी पार्टिकल के साथ, वो मैटर वेव्स कहलाती हैं। तो उसमें फिर क्या किया कि श्रोडिंगर ने डी ब्रॉयर रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया, जो कि आपके पास वेव और मोमेंटम का एक रिलेशनशिप है, जिसमें ये लैम्डा जो है दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मैटर वेव एंड पी इज द मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। अब एच यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है, एम जो है पार्टिकल का मास है, वी उसकी वेलोसिटी। हम क्या करते हैं, हम लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 10 देखिए आपके पास क्या थी, ये थी डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर इनटू साई। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास है h बाय एम वी। तो जब हम h बाय p को पुट करते हैं तो वी गेट माइनस 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर, और साई आ गया आपके पास। टोटल एनर्जी किसी पार्टिकल की जो होती है, इट इज द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर t जो है ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू E माइनस V। अब आपके पास ये है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम इस हाफ एम वी स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना चाहें तो P होता है हमारे पास एम वी के, हम इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा जी 2m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2m। तो m स्क्वायर v स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो यहाँ से p स्क्वायर हम मालूम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 2m e माइनस v। इस वैल्यू को हम p स्क्वायर की जगह पर पुट करते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 11 थी दैट बिकम्स डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर 2m e माइनस v ओवर h स्क्वायर इनटू साई, और फाइनली दिस बिकम्स इक्वल टू डेल स्क्वायर साई। अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लें क्वेश्चन को, और यानी हम ये जो 2 और 4 है इसको मल्टीप्लाई कर लें और माइनस को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो हमारे पास डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर मैटर वेव्स। अब अगर हम इसको 3 डायमेंशनल में लिखें तो डेल स्क्वायर को हम लेंगे कर्ली स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्स वाई और जेड की फॉर्म में, यानी डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर, और उसके बाद ये वाली टर्म आ गई माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को एक और फॉर्म में भी हम इक्वेशन नंबर 12 को लिख सकते हैं, यानी हम ये कर सकते हैं कि हम डेल स्क्वायर साई को दूसरी साइड पर ले जाएं और उसके बाद हम माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर ओवर m से उस साइड पर डिवाइड कर दें, और तो हमारे पास बचेगा e माइनस वी साई इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर साई। तो अब हम क्या करते हैं, हम v को भी दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी।
एच को हम रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, क्योंकि h बाय 2 पाई विल बी h कट, तो h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू h कट स्क्वायर हो जाएगा, विच इज रिड्यूस्ड प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू ई साई हो जाएगा। और ये जो सारा का सारा है इसको हम h फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज द ऑपरेटर फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पर H जो है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जिसको आप एनर्जी ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ये जो सारी टर्म है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर, इसको आप प्लस v, इसको आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर है ये काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, और v जो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है। ये वो मेन इक्वेशन होगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसको हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको हम हमेशा एनर्जी को मालूम करने के लिए या कहीं पर मोमेंटम को मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, स्पेसिफिकली एनर्जी के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो साई है, दिस इज द वेव फंक्शन। बेटे ये देखें, आपने क्या किया है कि आपने ये क्वेश्चन नंबर 12 ली, ठीक है जी। इस इक्वेशन नंबर 12 को आप क्या करेंगे, आप ये वाली जो टर्म है ना डेल स्क्वायर साई वाली, इसको आप ले जाएंगे इस साइड पर दूसरी तरफ, तो वो बन जाएगी आपके पास, आप ये जो राइट साइड है इसको ऐसे ही लिखेंगे 8 पाई स्क्वायर को, मैं सिंपल फॉर्म में लिख रही हूँ 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर, और साथ में जो आपके पास e माइनस v है इसको इसी साइड पर छोड़ेंगे, साथ में है आपके पास साई, ठीक है, विच इज इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस, और इसको मैं डेल की फॉर्म में लिख रही हूँ डेल स्क्वायर, और साई लिखेंगे आप, ठीक है, ये दूसरी तरफ चला गया। अब आपने क्या किया है नेक्स्ट स्टेप में कि आपने इस 8 पाई m ओवर h को दूसरी तरफ ले गए हैं, तो आपके पास जी यहाँ पर बचेगा e माइनस वी इंटू एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इंटू साई, दिस विल बी इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर साई यहाँ मौजूद है, यहाँ पर अब आप ले गए हैं h डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर m, ठीक है जी। ये दूसरी तरफ है आपके पास इक्वेशन में, और साथ में आपके पास माइनस डेल स्क्वायर है, साथ में है आपके पास डेल स्क्वायर साई, ठीक है जी। ये काम किया आपने, ये देखें इस फॉर्म में आ गई, आपने e माइनस वी लिखा, दूसरी तरफ पे आप ले गए माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर। अब आपने क्या किया कि इसमें से भी e साई को यहाँ छोड़ा और माइनस v को दूसरी साइड पर ले गए, क्योंकि वो भी माइनस v साई की फॉर्म में है, तो फिर वो दूसरी साइड पे जब जाएगा दैट विल बिकम प्लस, यानी इसी क्वेश्चन को अब अगर हम आगे फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो दैट विल बी ई साई विल बी इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर m, साथ में आपके पास आ जाता है डेल स्क्वायर और साई, और उसके बाद आएगा आपके पास प्लस v साई, और अब साई को आप ले लेंगे कॉमन, तो इन दिस वे आप इसको सॉल्व कर सकेंगे।
चलें जी, ठीक है। इस इन दिस वे आप इसको कर लेंगे सॉल्व। तो ये आपके पास आ जाती है। अब हम थोड़ा-सा देख लेंगे कि फिज़िकल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है इस वेव फंक्शन की, यानी इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। वेव फंक्शन जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ये एक एम्पलीट्यूड फंक्शन है और इसकी फिज़िकल इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ईज़ी नहीं है। यानी जो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड है इट इज़ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप ये कहते हैं कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है ना, वो इक्वल है आपके पास इंटेंसिटी के, और जो इंटेंसिटी है वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, यानी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। और इंटेंसिटी को आप कैसे मालूम कर सकते हैं? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव से। तो इसी तरीके से हमें इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन जब की गई है, वो की थी मैक्स बॉर्न ने। मैक्स बॉर्न ने भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट बनाया। उसने कहा कि आप इस साई जो है, इसको हम साई स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि ये जो साई है, जो वेव फंक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, जिसमें आपके पास आयोटा वाली टर्म्स आती हैं, जो इमेजिनरी टर्म्स होती हैं, और फिर उसके लिए हमें लेना पड़ता है इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन का लेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर हम क्यों कैसे लेंगे? दैट विल बी द ओरिजिनल वेव फंक्शन एंड इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें आयोटा होगा, अगर आयोटा नहीं है तो हम सिंपली इसको साइन स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, ये बेसिकली हमें बताता है कि कोई जो पार्टिकल किसी जगह पर मौजूद है, उसकी वहां पर मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस क्या है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स प्योरली डील करती है किसी भी पार्टिकल के जानने की चांसेस के साथ या प्रोबेबिलिटी के साथ, ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच नहीं रखती। जैसे हम नेकेड आई से देखें, हमें नजर आ रहा है कि एक चेयर है, रूम में पड़ी है, हम उसको देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पड़ी है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है, हम उसको नहीं देख सकते। और अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर आप उस पार्टिकल को एग्जैक्टली देख पाए कि ये पार्टिकल जो है ना, ये मौजूद है फलां जगह पर, अगर आप उसकी पोजीशन मालूम करें तो फिर आप उसकी मोमेंटम के बारे में नहीं जान सकते, उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है जी, ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक था कि आप एग्जैक्टली दो क्वांटिटीज को इकट्ठा मुहैया नहीं कर सकते। जबकि अगर आप देखें कि आपके सामने कोई बस जा रही है, तो आप बस की पोजीशन को भी देख सकते हैं, उसके मोमेंटम को भी मालूम कर सकते हैं। आप खुद चल रहे हैं या कोई पर्सन चल रहा है आपके सामने, तो आप उस पर्सन की पोजीशन को भी जान सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है जी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब आप पार्टिकल्स बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, तो आप ये अगर ये जान लेंगे कि वो किस जगह पे मौजूद है, तो फिर आप उसका मोमेंटम नहीं देख सकते, क्योंकि जब आप देखेंगे ना कि वो इस जगह पे मौजूद है, तब तक जो है वो अपनी जब तक आप मेजर करना चाहेंगे कि उसका मोमेंटम क्या है, वो अपनी जगह बदल चुका होगा। और अगर आप उसका मोमेंटम मेजर कर लेते हैं कि ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर आप एग्जैक्टली उसकी पोजीशन के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, और रिलेटिविस्टिक स्पीड से वो मूव करते हैं। दैट्स व्हाई हम ये कर नहीं सकते। तो इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स में जो उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, वो इस फॉर्म में होगी कि हम सिर्फ और सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, या हम ये सिर्फ चांसेस हैं कि अगर हम एक कमरे की बात करें कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जी वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस कमरे में मौजूद है। कमरे में किस जगह पे मौजूद है, ये हम नहीं जान सकते। पार्टिकल कैन बी इन अ रूम, बट इन रूम वेयर इट इज, व्हाट आर इट्स कोऑर्डिनेट्स, वो हम नहीं जान सकते। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये जो साई स्क्वायर या साई स्टार साई जो कॉन्जुगेट वेव फंक्शन और उसके ओरिजिनल वेव फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट है, उसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। और अगर पार्टिकल जिसकी हम बात करें, अगर वो इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक रूम में, एक बॉक्स में कहाँ है वो। तो ये जो क्वांटिटी है psi square d tau, it gives the probability of finding a particle in a small volume, जहाँ जिस स्मॉल वॉल्यूम को हम डी टॉ कह रहे हैं। तो कैसे हम इस वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर सकते हैं? हम कहते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि एक पॉइंट है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। हम एक और पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी वाई हैं। अगर डी एक्स डी वाई डी जेड इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेंथ है, मतलब थोड़ी सी फर्क है उनमें, तो ये जो डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स एक्स वाई और जेड में, और डी एक्स डी वाई डी जेड में, ये भी बहुत स्मॉल होगा।
तो इन्फिनिटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम जो है उसके हिसाब से फिर हम इसको मेजर करेंगे जिसको हम डी टॉ से प्रेजेंट करें। तो ये जो क्वांटिटी है साई स्क्वायर डी टॉ या साई स्टार साई डी टॉ, इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे। और अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि आप अगर एक रूम की बात कर रहे हैं या आप इन्फिनिट स्पेस की बात कर रहे हैं, तो वो पॉइंट्स जिसको आप मेजर भी नहीं कर सकते आपने उनकी बात कर ली। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, जो आपको ये बता रहा है कि पार्टिकल मौजूद है लेकिन कहाँ है, यू डोंट नो। बस आप यहाँ तक बता सकते हैं कि पार्टिकल है, किस जगह है एग्जैक्टली आप ये नहीं बता सकते। ठीक है जी, ये आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स आपको ये कहती है। अब कोई भी जो वेव फंक्शन है उसके एक्सेप्टेबल होने के लिए आपके पास तीन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज हैं। वो ये है कि इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी अगर आपके पास एक वेव फंक्शन है और वो एक्स साइन एक्स कॉज एक्स ई आयोटा एक्स या आयोटा थीटा की फॉर्म में है, तो वो सिंगल वैल्यूड होगा और अनएम्बिगस होगा, यानी आपको उसके बारे में कोई शक नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक्स स्क्वायर है तो आप देखें एक्स स्क्वायर को जब हम अंडर रूट लेते हैं तो ये +2 या -2 दो वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये ऐसा वेव फंक्शन नहीं हो सकता। वेव फंक्शन शुड बी सिंगल वैल्यूड। दूसरा, वेव फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, इट शुड बी कंटीन्यूअस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि वेव फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड बी फाइनाइट। आप ये ना कहें कि भाई जो इसकी वैल्यू है वो इन्फिनिट पॉइंट्स में आप जब लेते हैं तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0। इन्फिनिट पॉइंट पर ये 0 हो जाना चाहिए। और अगर आपके पास कोई बाउंड्री है, कोई लिमिट्स हैं, तो उसमें इसको कोई ना कोई वैल्यू देनी चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि एक वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन या वो वेव फंक्शन जो एक्सेप्टेबल है उसको होना चाहिए सिंगल वैल्यूड, कंटीन्यूअस और फाइनाइट। ये कुछ हमारे पास दो इसके इलस्ट्रेशंस हैं कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स की फॉर्म में है तो आप ये देखें ये सिंगल वैल्यूड और कंटीन्यूअस तो है। लेकिन जब आप इसको एक्स को इन्फिनिट पुट करते हैं तो साई बिकम्स इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये जो आपके पास वेव फंक्शन है ये आपके पास नहीं हो सकता वेल बिहेव्ड। साई मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर इसकी बात करें ई आयोटा थीटा की, इसमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में है, तो ये भी सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस है। और जब आप इसमें इन्फिनिट वैल्यू पुट करते हैं तो यू गेट 1 या -1, तो ये आपके पास वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन है। ये आप लोगों की बेटे असाइनमेंट है आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर वेल बिहेव्ड और एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। ये आपने इसको करना है आज ही, और इसको आपने मुझे अम, शाम 8 बजे तक सेंड करना है। वैसे तो ये छोटा-सा है, 2 घंटे भी काफ़ी होंगे हमारे लिए। ठीक है जी? तो दिस इज़ द असाइनमेंट फॉर यू पीपल कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एक्स, एक्स स्क्वायर, ई माइनस एक्स, ई एक्स स्क्वायर और ई माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में आपने बताना है कि क्या ये वेल बिहेव्ड या एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस हैं या नहीं है। तो उसमें आपने ये देखना है कि ये सिंगल वैल्यूड है, कंटीन्यूअस है, और तीसरा आपने काम क्या करना है ये देखना है कि क्या जब आप इन्फिनिटी पुट करते हैं इसमें तो इसकी वैल्यू 1 होती है या 0 होती है। अगर 0 हो जाती है तो फिर क्या होगा, दैट विल बी वेल बिहेव्ड, या 1 आ जाती है तो फिर भी ये वेल बिहेव्ड होगा। अगर इन्फिनिटी आएगी तो फिर ये वेल बिहेव्ड नहीं है। तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। किसी का बेटे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। वी आर हैविंग